Good morning, class AC students. Last time we talked about the indigo cultivation and the problems behind cultivators and with the farmers and the company officials. क्योंकि उनको लगता था हम जितना ज़्यादा इसको बढ़ाएंगे तो हम उतना पैसा कमा सकते हैं, और क्योंकि प्लांटेशन वाली फसलों के तौर पे किया जाने लगा था बहुत बड़े बड़े फील्ड में किराए पे लेने के बाद, तो मज़दूरों की ज़रूरत बहुत होती थी। लेकिन बात ये होती थी कि बहुत सारे किसान एक टाइम पे अपने अपने फसल के काम में भी बिज़ी होते थे। लेकिन धीरे धीरे जो कंपनी अपने हिस्से में ज़मीन ले चुकी थी फ्री रेंज सिस्टम के बाद, तो एक कॉन्फ्लिक्ट सा बढ़ने लग गया था वहाँ पे अंग्रेज़ों के और इनके बीच, इंडियंस के। एक वर्ड है बेटा बीघा, एक यूनिट है मेज़रमेंट ऑफ लैंड। ये तो बहुत से लोग जानते हैं, गांव के बच्चे अच्छे से समझते हैं कि बीघा जो होता है वो एक ज़मीन को नापने के लिए एक मेज़रमेंट होती है। बिफोर ब्रिटिश रूल से पहले की अगर बात करें तो साइज होता था कल्टिवेटेड एरियाज़ का, वो वेरीड, मतलब अलग अलग होता था ब्रिटिश के टाइम पे। बंगाल में ब्रिटिश ने इसे स्टैंडर्डाइज जब बनाया तो ये 1 एकड़ का 1/3 होता था बंगाल में। आज भी अगर आप जाएं राजस्थान में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, तो आपको 1 बीघे में कहीं 20 बिस्वा मिलेगा, कहीं 18 मिलेगा, कहीं कहीं 22 भी मिलेगा। तो ये डिफरेंट है क्योंकि वहाँ की ज़मीन की जोत कैसी है, वहाँ कौन सी फसलें अच्छे से होती हैं, कौन सी हो पाती हैं, उसके अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ों को वहाँ पे बताया गया है। ठीक, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें कि निच कल्टीवेशन तो था वो लार्ज स्केल पे बहुत सारे फ्लो, यानी कि जोतने के लिए ब्लॉक्स यानी बैलगाड़ियाँ, इस तरह की चीज़ों की डिमांड भाई वो तो मांगेगा ही, क्योंकि वो इतना काम आप इतने बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। तो आपको जैसे आज के टाइम पे ट्रैक्टर, ट्रॉली, हैरो मशीन्स, लेबर, मशीनरी चाहिए। उस टाइम पे चीज़ें नहीं थी, तो बैलगाड़ियों से लेकर जोतने के लिए हल और ये सारी चीज़ें बहुत बड़े पैमाने पे चाहिए होती थी। 1 बीघा इंडिगो कल्टीवेशन के लिए 2 फ्लो, 2 पानी देना, 2 बार जोतना होता था। ठीक है, तो होता क्या था, अब इस तरह से जब चीज़ें देखी जाने लगी तो आप पाएंगे कि दिस मीन दैट अ प्लांटर विद 1000 बीघा वुड नीड 2000 फ्लो। अब एक बात बताइए, मान लीजिए जो बड़े बड़े प्लांटेशन पे 1000 बीघे पे खेती कर रहे हैं, तो उनको तो 2000 फिर जो करनी होंगी, अगर 2 मान के भी चले। तो बात ये थी कि इन्वेस्टिंग, परचेज और मेंटेनेंस फ्लो का बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। आज भी आप जाएं, आपके पास बहुत खेती हो, बट आपके पास जोतने के लिए पानी की सुविधा, मशीनरी, प्रॉपर तरीके से बीज अगर नहीं है, लेबर नहीं मिला है, तो आपकी फसल भी टाइम पे बेकार हो जाएगी। ये चीज़ आप सबसे पहले समझेंगे। ठीक है, नॉर कुड सप्लाईज भी इजीली गॉट फ्रॉम द पीजेंट्स सिंस देयर फ्लो एंड ब्लॉक वर बिजी ऑन देयर राइस फील्ड। अब बात ये कि सप्लाई कैसे हो, क्योंकि उनके ब्लॉग्स या वो सारे हैं वो उनके खुद के फील्ड में तो बिज़ी हैं भाई काम करने में, अगेन एग्जैक्टली द टाइम दैट द इंडिगो प्लांटर्स नीडेड देम। और ये ठीक उसी वक्त पे होता था जब इंडिगो की खेती नील की होती थी, जब उसको जोतने खेत के लिए बारी आती थी, क्योंकि जिस टाइम पे उनकी खेती स्टार्ट होती थी उसी टाइम पे चालों काटने का काम चल रहा होता था। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी और बाकी ये सब चीज़ें उतनी प्रॉपर ढंग से हो नहीं पाई थी। तो इस तरह से बाकी सारी चीज़ों में ना बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे इसी तरह की थी, लेबर्स की भी, फिर जोत कौन जोते, फिर आपको ब्लॉक्स भी चाहिए, सारी चीज़ें हैं वगैरह वगैरह। अब देखिए, अब हम यहाँ से जानना शुरू करेंगे कि इंडिगो जो है रैयतों के खेत पे भी उगाया जाने लगा है। अब आप देखेंगे कि रैयत सिस्टम में क्या था, जो प्लांटर था वो उसको फोर्स किया जाता कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करे एक एग्रीमेंट पे। जैसे मैं आपसे कह दूं ज़बरदस्ती, नहीं तुमको आज टेस्ट देना है, नहीं तुमको आज लंच अभी नहीं करना है, तुम छुट्टी के बाद करो, कि मैं आप सबको एक डराऊं धमकाऊं, वैसा ही अंग्रेज़ सारे किसानों को इस तरह से डरा धमका के साइन कराते थे ज़बरदस्ती कि आओ अपनी ज़मीन पे साइन कर दो, हमारे नाम कर दो। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो पावरफुल बन रहे थे। और उसी टाइम पे प्रेस्टाइज्ड क्या कहते हैं, विलेज हेडमैन को किया जाता कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए रैयतों के बिहाफ पे, मतलब उनकी ज़िम्मेदारी लेके अपनी ज़िम्मेदारी लो और साइन कर दो। तो हर तरह से किसानों का शोषण, हर तरह से विलेज का जो मुखिया है उसका शोषण। Those who signed the contract got cash advance from the planters at low rate of interest to produce indigo। होता क्या था कि जिन लोगों को साइन कर दिया उन लोग को बहुत कम ब्याज पे, अच्छा ब्याज पे भी दे रहे हैं,
मतलब क्या कहते हैं, पैसा दिया जाता था ताकि वो इंडिगो को उगाएं। बट द लोन कमिटेड बाय रैयत इज कल्टिवेटिंग इंडिगो एट लीस्ट 25% ऑफ एरिया दैट अंडर हिज होल्डिंग। लेकिन ये लोग इतने चालाक थे, उसमें से एक 25% का हिस्सा जो है अपने अंडर रखते थे, बाकी सब वो रैयतों को करने के लिए छोड़ देते थे। इसका मतलब ये कि 25% पे जब आप ब्याज उठा के किसी काम को करना चाहेंगे तो 25% वाला जो हिस्सा है वो आपके कब्जे में कहाँ रहेगा, आप तो उससे बहुत दूर हो गए, आपको वो भी झेलना होगा और जो 25% के बाद वाला है उस पर तो आपको ब्याज देना ही देना है। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों को लेकर प्रॉब्लम होने लगी। ये आप कुछ डायग्राम देख सकते हैं उस ज़माने के, और आप देख सकते हैं कैसे भर भर के फैक्ट्री के वहाँ तक ले जा रहे हैं, और ब्लॉक कार्ट से लेके हर तरह के चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है यहाँ पे। फिर आप देखेंगे किस तरह से इंडिगो को प्रोड्यूस्ड किया जा रहा है बेटा। तो आप देखेंगे कि खेतों के आसपास ये फर्मेंटिंग वेट है जहाँ पे इसको थोड़ा सा अलग किया जा रहा है, ये बीटर वेट है जहाँ पे इसको तोड़ा मोड़ा जाता है, ये इंडिगो फैक्ट्री है। और ये पेंटिंग 1863 की विलियम सिम्पसन ने बनाई है कि नील की खेतों के किनारे ही इस तरह की फैक्ट्री लगाई जाती थी जहाँ पे नील का काम होता था। तो ये एक प्रोसेस है, आप डायग्राम के साथ साथ ये सारी चीज़ समझ सकते हैं बेटा। यहाँ पे एक कहानी दी है, और ये देखिए वुमेन इस तरह से नील की खेती करके ले जा रही हैं। ये वेट बीटर है जो उसको बेटा तोड़ तोड़ के सॉल्यूशन को बनाने के लिए काम करते हैं, ये सारे लोग हैं। तो मतलब एक पूरी कहानी दी है कि वो इस तरह से करते क्या थे, कैसे लिक्विड की तरफ जा रहा है, वो चेंज हो रहा है, ये इंडिगो इज़ रेडी फॉर सेल। और इस तरह से ये वो सारे लोग हैं जो अब उनको सुखा के जाने के बाद नील को बेचने के लिए तैयार है। अच्छा, वेट होता क्या है, एक फर्मेंटिंग और स्टोरेज वेसल होता है, मतलब एक बहुत बड़े आकार का बेटा एक बर्तन टाइप है जिसमें कुछ चीज़ स्टोर करके रखी जाती है। वो होंदिया होती है ना, बड़ी बड़ी, आपने सुना होंदिया वर्ड, कुंडी टाइप होता है जहाँ बड़े बड़े धोबी जो है धोते हैं, ठीक वैसे ही कुछ। और ये डंडा लिए हुए ही उसको उससे पीट के तोड़ तोड़ के उसको एक जैसा बनाता था। तो ये काम था बेटा नील की खेती का, इस तरह से थोड़ा सा जो हो रहा था। यहाँ से जो एक मतलब टॉपिक शुरू होगा अच्छा सा, वो ये है कि ब्लू रेबेलियन, नील विद्रोह, नील विद्रोह, रेबेलियन, नील विद्रोह, और उसके बाद की कहानी बताई है। यहाँ पे तो वही सारी चीज़ें बताई हैं कि किस तरह से उनका लोन कभी ख़त्म नहीं होता था, क्योंकि बात ये होती थी कि जब पानी की सुविधा अच्छी नहीं होगी, उनकी खुद की फसल बर्बाद हो रही है, खाने को नहीं उग रहा है, और उन्हें बार बार लोन मिल जाता था और वो ज़बरदस्ती सस्ते दाम पे लोन दिलवा देते थे कि आप सब लीजिए और बस खेती कीजिए, मुनाफा कमाइए। बट वो बेचारे जो 25% ज़मीन अपने पास रखी है उसको इसीलिए नहीं देते थे कि जब भी किसी पे बकाया ज़्यादा हो जाएगा तो हम उसकी ज़मीन को हड़प लेंगे। तो एक कर्ज का चक्र सा चलता था, पिछला हिसाब चुकता हो नहीं पाता था कि नया लोन तो एक तरह से प्रेशर किया जाने लगा था, जिसमें विलेज के मुखिया लोग भी होते थे, बेचारे छोटे छोटे रैयत जो कल्टीवेटर थे वो भी लोग थे। एट द लास्ट में हुआ क्या कि रेबेलियन हो गया बेटा, विद्रोह हो गया। और विद्रोह में क्या हुआ ज़रा आप देखें तो एक बार, मार्च 1959 की बात है, थाउजेंड और रैयत बंगाल में उन्होंने मना कर दिया कि वो इंडिगो नहीं उगाएंगे। रेबेलियन बेटा फैलता गया और रैयत बार बार मना करते रहे कि अब हम प्लांटर्स जो हमें हमारी मतलब नील करवा रहे थे हम उनको किराया भी नहीं देंगे। और उन्होंने जो इंडिगो फैक्ट्रीज थी वहाँ पे अटैक कर दिया अपनी फरसा और तलवार लेके, जो उनके पास हुआ तो होता था, तीर कमान लेके। वुमेंस भी इस फाइट में शामिल हो गई, बर्तन वर्तन लेके, किचन के सामान लेके। दोज हू वर्क फॉर द प्लांटर्स वर सोशली बॉयकॉटेड। और जो लोग प्लांटर्स के लिए जो आते थे, लोन देने वाले लोग थे, उनके लिए काम करते थे, उनको गांव में, समाज में, मोहल्ले में उनको बहिष्कार कर दिया कि उनसे बोल चाल नहीं रखेंगे, उनका खान पान बंद कर देंगे ताकि लोग एक हो सकें। इसलिए ये सारी चीज़ें की गई। गौमस्त, ये गौमस्त कौन होते हैं पता है आपको? ये एजेंट होते थे प्लांटर्स के, जो रेंट कलेक्ट करने आते थे। उनको पीटा इन लोगों ने। रैयत जो थे उन्हें कसम खाई कि अब वो किसी तरह का एडवांस नहीं लेंगे, ना इंडिगो उगाएंगे। और प्लांटर्स को लाठील्स, द लाठी बिल्डिंग स्टॉर्म मेंटेन बाय द प्लांटर्स। और जो लाठील लोग हैं, जो प्लांटर्स अपने साथ रखते हैं, लाठी रखने वाले लोग, ताकि किसी गांव वाले को धमकाना डराना हो तो ये उसे मार सके, उसको भी बहिष्कार के लिए इन्होंने मतलब कदम बढ़ा दिया अपना।
तो बाद में क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि वाई डिड द इंडिगो पीजेंट डिसाइड दे वुड नो लॉन्गर रिमेन साइलेंट। ऐसा क्या हुआ कि जो नील खेती उगाने वाले लोगों ने मना कर दिया कि अब हम किसी भी तरह से चुप नहीं बैठेंगे। व्हाट गेव देम द पावर टू रेबल, ऐसा क्या हुआ कि उन्हें विद्रोह कर दिया, क्या ऐसी ताकत मिली। तो वास्तव में सही बात तो ये है कि इंडिगो सिस्टम इतना ज़्यादा ऑप्रेसिव था, दमनकारी था, शोषणकारी था कि उन्होंने बस अब ये समझा कि अगर हम रेबेलियन नहीं करेंगे तो हम फिर ये चीज़ कभी नहीं कर पाएंगे, हमें इनके खिलाफ़ खड़ा होना होगा, क्योंकि हमारी खेती नष्ट हो रही है, हमें खाने को अनाज नहीं मिल रहा है और हम कर्ज में डूबते जा रहे हैं इनके ही किए हुए कामों से। 1859 में इंडिगो रैयत थे, उन्होंने महसूस किया कि उन्हें सपोर्ट मिलना चाहिए लोकल ज़मींदार का और विलेज के मुखिया का, ताकि उनका जो रिवोल्ट है प्लांटर्स के खिलाफ़ वो मजबूत हो सके। तो बहुत सारे गांव में बेटा ये सारी घटनाएं शुरू हो गई थी। ठीक है, जो मुखिया थे उनको भी फोर्स किया गया कि साइन इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स को आप मतलब हटाओ। मोबिलाइज़ किया इंडिगो पीजेंट्स को, फॉट अगेंस्ट द पैच बिटल द लठियल्स। लठियल्स वही लोग जो प्लांटर्स के बॉडीगार्ड बन के घूमते थे, इनके खिलाफ विद्रोह करो। कई सारी जगह पे ज़मींदार लोगों को विलेज में घूम घूम के लोगों को मनाया कि रैयत को खिलाफ रैयत के साथ रह के हमें अपना प्रोटेस्ट करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी और एक बड़ा मुद्दा चल रहा था कि ज़मींदार अब किस तरफ जाएंगे, क्योंकि ज़मींदार तब काम कर पाएगा ढंग से जब से किसान ठीक से काम करेंगे, और किसान तो सारे विद्रोह में लगे हुए हैं। तो ये छोटी छोटी कहानियाँ हैं। इंडिगो पीजेंट्स को इमेजिन हो रहा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उन्हें सपोर्ट नहीं करेगी प्लांटर के खिलाफ, और जब 1857 का रिवोल्ट हो गया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बेटा पर्टिकुलरली इस बात के बारे में चिंता की कि अंदर कोई पॉपुलर रेबेलियन ना हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों को चेंजेस करना शुरू कर दिया। ठीक, तो एक यहाँ पे छोटी सी एक कहानी दी है, उसमें ये लिखा है कि गवर्नर टूर पे गए विंटर में, रैयतों को उन्होंने देखा, उन्होंने साइन करवाया, गवर्नमेंट की सिंपैथी ली, उन्होंने ये कहा कि गवर्नमेंट आपके साथ है। तो जब 12/7 द मजिस्ट्रेट एस्ले एडन इश्यूड नोटिस स्टेटिंग दैट रैयत वुड नॉट बी कंपल्ड टू एक्सेप्ट इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट। वर्ड वेंट अराउंड दैट क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर दैट इंडिगो नीड नॉट टू बी सोन। तो बात ये थी कि इस मामले में दखल तब आया जब 1859 में वो ये कहने लगा कि रानी विक्टोरिया ने अब मना कर दिया है कि अब कोई उनसे ज़बरदस्ती खेती नहीं करवाएगा, क्योंकि अंग्रेज़ इस बात को जान चुके थे अगर दोबारा से विद्रोह हुआ तो हम यहाँ राज नहीं कर पाएंगे। अगर हमें राज करना है तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों की घोषणाएं करते रहना होगा। तो अब उन्होंने घोषणा कर दी कि रानी विक्टोरिया ने मना किया है, डिक्लेयर किया कि इंडिगो को अब दोबारा से नहीं उगाया जाएगा। तो बात ये थी कि ईडन ने सिर्फ ये कोशिश की थी कि पीजेंट्स को कंट्रोल किया जाए और इस एक्सप्लोसिव सिचुएशन को बचाया जाए, लेकिन जो एक्शन था उसका वो उसको ऐसा सपोर्ट की तरह ले गया जैसे कि रेबेलियन दोबारा ना हो। तो मतलब आप भी किसी से तब तक नहीं लड़ना चाहते जब तक कि सामने वाला मजबूत है। यही हालत अंग्रेज़ों की थी। अंग्रेज़ जानते थे कि ये सब एक हो जाएंगे, इससे अच्छा है कि इनसे सामने ही कह दिया जाए कि अब कोई रेबेलियन नहीं होने वाला है, आप शांत हो जाइए, कोई आपसे खेती गृहस्थी नहीं करवाएगा। जैसे जैसे रेबेलियन फैलता रहा तो जो इंटेलेक्चुअल थे कलकत्ता से वो इंडिगो डिस्ट्रिक्ट तक जाते रहे जहाँ खेती हो रही थी। उन्होंने उन सब चीज़ों के बारे में लिखा, उनकी तकलीफ़ों के बारे में लिखा और कितना ख़तरनाक माहौल था प्लांटर्स का उनके बारे में लिखा, और इंडिगो सिस्टम कितना भयावह था इसके बारे में लिखा। लोगों ने तब जाना, तब उसके खिलाफ विद्रोह हुए और बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, आंदोलन हुए। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें कोई मेन बेसिक इतना कुछ भी नहीं है। आप चाहें तो सोर्स के लिए यहाँ पे ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए। और ये सोर्स बेटा सारे ओरिजिनल हैं, ये यहाँ से लिया गया है सोर्स, तो आप इनको पढ़ सकते हैं। ठीक, तो बस यही सब कहानी थी बेटा। इसमें एक लास्ट पैराग्राफ में ये कहता है कि जब रिवोल्ट हुआ और इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स कर गया बंगाल में, लेकिन प्लांटर्स अब शिफ्ट हो गए बिहार में। तो बिहार में इस तरह से सिंथेटिक डाई बनने लगी थी वहाँ पे, तो बिज़नेस जो अफेक्टेड हो रहा था, तो मैनेज करने की कोशिश की गई। महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से आ गए थे तो एक पीजेंट जो बिहार से था उन्होंने विज़िट करने के लिए कहा गांधी जी से। बाद में इन्हीं इंडिगो कल्टीवेटर्स ने महात्मा गांधी को बुलाया 1917 में, और वहाँ से चंपारण मूवमेंट शुरू हुआ था प्लांटर्स के लिए। तो वेस्ट बंगाल से जाने के बाद जो इंडिगो प्लांटेशन थी वो बिहार पहुँच गई। तो बिहार में चंपारण नाम की एक जगह है बेटा, वहाँ पे महात्मा गांधी जी ने 1917 में आंदोलन किया था। और 10th में जब आप आएंगे तब आप पढ़ेंगे कि यस उन्होंने इस आंदोलन को सक्सेसफुल बनाया और वहाँ पे खेती फिर उनसे नहीं करवाई गई। किससे? हमारे लोगों से। उसी के साथ साथ एक छोटा सा पॉइंट दिया रहता है आपकी बुक में लास्ट में
कि वेस्ट इंडीज़ में कैसे नील बनाई जा रही थी, उगाई जा रही थी, उसके बारे में। ये हमारे कोर्स के लिए तो नहीं है, बट आप जान सकते हैं कि ठीक जैसी चीज़ें इंडिया में हो रही थी तो वहाँ पे भी हो रही थी। स्लेव वर्कर हो रहा था, ठीक है, और आप देख रहे हैं किस तरह से कितने स्टेज में वर्क हो रहा है, वही हालात हैं यहाँ पे जैसे इंडिया में थे। तो क्योंकि कॉलोनी थी, हर जगह ब्रिटिश का ही रूल था, यूरोपियन लोगों का रूल था, इसलिए सारी चीज़ें हो रही थी। चैप्टर बेटा आज आपका फिनिश हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और जो फिल इन द ब्लैंक जैसी चीज़ें हैं वो आप खुद कर सकते हैं। बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके, ठीक है, और ये जो मैच द फॉलोइंग है फिल इन द ब्लैंक्स है, ये तो आप बुक में ही करें, ठीक। जो नोट्स होते हैं आपके नोट्स, वो आप खुद प्रिपेयर करना, और जो क्वेश्चन आंसर है वो हम आपको PDF की फॉर्म में भेज देंगे, ठीक है क्लास। तो हैव अ नाइस डे, थैंक यू।